नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया हैं? तो चलिए, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट पॉलिटी का हमारा जो अनुभव है वह यह बताता है कि बिहार दरोगा में भी लेवल वही रहता है संविधान के प्रश्नों का, बिहार पुलिस में भी वही रहता है। दरोगा में एक दो प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े से उच्च स्तर के होते हैं, तो उसी को मद्देनजर रख के बिल्कुल डिजाइन किया गया। ये टेस्ट नंबर है 2 बिहार दरोगा के लिए, है ना। इससे पहले आपने देखा होगा 1 नंबर टेस्ट आपको मैं पहले ही करा चुका हूं। तो आज का जो टेस्ट नंबर है, यह टेस्ट नंबर होने वाला है 2। यहां से मैं मार्कर चूज कर लूं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से, अब बिल्कुल बारीकी से चीजों को इसमें बताऊंगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट वाइज जब हम क्लास करा रहे हैं तो जरूरी है आपको समझना। ए बी सी डी नहीं कराने में आया हूं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि पहला कहे दूसरा कभी, तो नहीं, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन चीजों को बताऊंगा, कुछ जानकारियां दूंगा आपको। तो आइए, पहला सवाल कह रहा है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने झलक जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 73, चार्टर एक्ट 83, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये जान लीजिए, ब्रिटिश भारत में रहे कब थे? 1947 तक। तो 1947 तक ही जो कानून बनेगा वही रहेगा ना। यह कानून देखिए आप बन रहा है 1955 में। यह कानून कैसे होगा? तो इसमें बिल्कुल आप आसानी से चीजों को छाट सकते हैं और राइट आंसर डी। अब क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा जाए, क्वेश्चन को अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो संभावना ज्यादा हो जाता है कि आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। तो यहां गलत आपको नहीं करना है। यहां जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, दूसरा सवाल। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति, पहले तो क्वेश्चन में ही आपका दो क्वेश्चन और नहीं थे। भैया कहेगा कि अंतरिम सरकार कब बना, तो यही आंसर हो गया। प्रश्न आंसर पहला यही हो गया, है ना। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है कि कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो बने थे वह बने थे नेहरू जी, और राष्ट्रमंडल से संबंधित समिति थी उसके भी ये सभापति थे, उससे भी ये जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी हो जाएगा, है ना। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति नेहरू जी। राजेंद्र प्रसाद क्या थे भैया? ये पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। खाद्य मंत्री थे, ठीक ना, खाद्य मंत्री थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की अगर मैं बात करूं तो यह थे शिक्षा मंत्री। यह कौन थे भैया? सर यह शिक्षा मंत्री थे। तो यहां पर भी आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए आगे। विधानसभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कह रहा है, स्थायी अध्यक्ष पहले तो चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, नहीं चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो स्थायी नहीं थे, वो अस्थायी थे। हमें आंसर करना है स्थायी, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, मैं अगर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताना चाहूं तो यह 9 दिसंबर, लिख लीजिएगा जो बताऊंगा, 1946 को इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जो कि सबसे वरिष्ठ नागरिक थे। संविधान सभा के वरिष्ठ नागरिक थे ये, और इनको ही चुन लिया गया 9 दिसंबर को। लेकिन अस्थायी इनको चुना गया। इनको कैसा चुना गया है भैया? इनको स्थायी नहीं चुना गया है, इनको चुना गया है अस्थायी नहीं, इनको अस्थायी चुना गया है। स्थायी इसके ठीक 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया है। क्या? स्थायी, है ना। ये अस्थायी है, ये स्थायी है। तो यहां भी क्लियर हो गया होगा आपको। आइए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? उद्देशिका, इसे ही प्रस्तावना या प्रेम्बल कहते हैं, है ना। इसे ही प्रस्तावना या प्रेम्बल कहते हैं। इसे ही संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं।
तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, मैंने जो प्रस्तावना का क्लास कराया है उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत मतलब कि इतना शानदार है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका प्रस्तावना से। तो उद्देशिका का जो विचार है वह सबसे पहले उद्देशिका अमेरिका के संविधान में दिखाई दिया, फिर इसके बाद अलग अलग देशों ने इसको अडॉप्ट किया, भारत भी उसमें से ही एक है। तो ये जो है प्रावधान यह लिया गया है भैया कहां से, उद्देशिका का प्रावधान जो है यूएसए से। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका का आधार क्या है, तो नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव। जी हाँ, उद्देशिका का जो आधार है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, इनका नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव ये जो लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव यही इनका आधार है। सॉरी 9 नहीं, 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। उस प्रस्ताव को जनवरी में 22 जनवरी ये लाए थे, इस दिन को स्वीकार किया गया था, इस तारीख को क्या हो गया था, स्वीकार हो गया था ये उद्देश्य प्रस्ताव। यही बाद में जाकर के प्रस्तावना बनता है। तो इतनी बातें आपको इससे सीखनी चाहिए। चलिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है, सूची कह रहा है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का, क्योंकि ये राज्यों का मामला है भाई, राज्य लागू करे या ना लगे। यह संविधान के भाग आप देखते हैं, भाग कितने में है भैया, सर भाग 9 में देखते हैं। इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन से, जोड़ा गया है 1992-93 है ना, में इसको जोड़ा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, पंचायती राज से संबंधित इतनी बातें आपको जाननी चाहिए। आइए तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो सर 243 अनुच्छेद के तहत इसको दर्जा दिया गया है। क्लियर है। सर ये बताएं कि अनुच्छेद 226 क्या है, तो 226 अनुच्छेद के तहत यह आपको प्रावधान दिया गया है कि आप अगर मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है या कानूनी अधिकारों का भी अगर आपका हनन होता है तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। 226 अनुच्छेद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जाने के अधिकार को दर्शाता है नहीं, लेकिन 32 अनुच्छेद जो है वह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको छूट देता है। 32 अनुच्छेद में आप तभी जा सकते हैं जब मूल अधिकारों का हनन हो, लेकिन 226 अनुच्छेद में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि मूल अधिकार के अलावा भी कोई हनन हो तब आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 32 से ज्यादा पावरफुल आपको दिखाई देगा यहाँ पर 226। क्लियर है। आइए, अनुच्छेद 239 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक से संबंधित है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक से संबंधित है। आइए 219 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं यह शपथ ग्रहण, इनके मतलब शपथ के बारे में उल्लेख है 219 में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बट राइट आंसर हमको देखना है, क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट आंसर 243। ओके सर, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है ना, लोक कल्याण नहीं है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है लोक कल्याण। तो डी जो होगा वह नहीं है, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में ऐड हुए हैं। तो ये भी ध्यान देना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये वाला नहीं, पंथ निरपेक्ष वाला मैं बता रहा हूं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उनका पूछता है कि भैया कौन कौन सा न्याय है, तो 3 प्रकार के न्याय है, जिसमें एक न्याय है सामाजिक न्याय, सर समझ रहे हैं, सामाजिक न्याय, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जात पात के आधार पर, सामाजिक न्याय। फिर होता है आर्थिक न्याय, दूसरा क्या है सर, आर्थिक न्याय है सर, आर्थिक न्याय है। तीसरा क्या है सर, राजनीतिक न्याय है।
तीसरा है सर राजनीतिक न्याय, है ना, यानी कि तीनों को सीक्वेंस में याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछता है SAR। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान संघात्मक भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संसदात्मक भी है ना। अध्यक्षात्मक नहीं है, अध्यक्षात्मक में विधेयिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो यहाँ तो है विधेयिका, है ना। अध्यक्षात्मक सरकार आपको फ्रांस में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन संख्या बी, बिल्कुल राइट। आइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में आपको मिलेगा ना, भारतीय संविधान के भाग 2 का हिस्सा है और अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भाग 2 में 5 से 11 तक है, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है यह 12 से 35 तक है ना, भाग 3 है ये। अब आइए भाग 4 में आइए तो 36 से अनुच्छेद 51 तक है। 4 क में आइए तो एक ही अनुच्छेद है इसमें, 51 का। भाग 5 में आते हैं तो 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक। ऐसे करके आपको आगे बढ़ते चलना है ना। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान का, उसको क्लियर किया, उसके बारे में बताया। वह वाद था केशवानंद भारती वाद 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाद, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या पूछता है कि भैया ये ब्रिटिश नागरिक को कौन सा अनुच्छेद नहीं प्राप्त है। तो ध्यान दीजिए, अगर ब्रिटिश कोई आया है तो उसको भाई अपने धर्म को मानने की तो स्वतंत्रता है ही, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, वो तो मान सकता है। तो ये तो नहीं आंसर होने वाला है ना। हमको नहीं दावा पूछता है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाई उसको जीने की स्वतंत्रता है ना, वो अच्छे से जी सकता है, भारत आए या कहीं भी आए वो जी सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी उसको मौजूद है, नहीं कह रहा है। विधि के समक्ष समता, भाई कानून ऐसा तो नहीं है कि विदेशी आ गया तो उस पर अलग कानून लागू होगा, नहीं सर, ये भी नहीं है, यानी कि गलत हो गया। चलिए, हाँ, वो आकर के यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है बगैर अनुमति के, व्यापार वो नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय जो है वो नहीं कर सकता है, तो यह दावा नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद ए। और यह 19A में आप पढ़ेंगे, 19A में पढ़ेंगे तो इसका प्रावधान है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की, ये भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। आइए, बंधुआ उन्मूलन मजदूर अभियान 1976 से संबंधित है। बहुत ही इजी प्रश्न आ गया था बीच में। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? सीधा कहता है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को जोखिम भरे कार्य पर या कारखानों में आप नहीं रख सकते हैं। कितने वर्षों से कम? 14 वर्षों से कम आयु के बच्चों को। अब यहाँ 14 में 4 दिखेगा तो 24 में 4 दिखेगा और आप राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं सर आर्टिकल 24। बिल्कुल आसानी से इसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 14 वर्ष से पूछे अनुच्छेद 24। 19 में क्या है? 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अगर आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार करता है तो इसका समाप्त किया गया है, उसको दंड दिया जाएगा कानून के द्वारा, है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, है ना, मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति करवाया जाता है, नहीं, तो ये सब अवैध है आर्टिकल अनुच्छेद 23 के तहत। चीजों को आप बारीकी से समझते चलिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को समझने में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करेंगे आप लोग। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमने अभी बताया ना, हमने अभी बताया कि
मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम नहीं कर सकते हैं, यानी कि उत्पीड़न के खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। आपका अगर शोषण किया जाता है तो उसके खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। ये तो मौलिक अधिकार है ही, अनुच्छेद 23 अभी बता दिया हूं मैं। चलिए, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, यह आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 39D में, आप इसको पढ़ते हैं। अभी हमने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भाग 4 में है। वह भाग कितने में है? 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। अब इसी के बीच आएगा ना ये 36 से 51, तो यह मौलिक अधिकार नहीं है। मैंने ये भी बताया आपको कि भाग जो है वह 3 में है मौलिक अधिकार, और 12 से 35 तक है ना। तो 35 तक जो रहेगा वही आएगा। तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है कि नहीं? ये 39 के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष क्षमता आपको ये भी मौलिक अधिकार में ही आता है ना। और धर्म पालन की स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म को मानने, उसको पालन करने, उसका आचरण करने, अनुच्छेद 25 से 28 आप पढ़ते हैं तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो समझ गए आप, 39D आपका राइट आंसर हो गया है। आइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति जानने के लिए पहला जानना जरूरी है, दूसरा जानना जरूरी है, तीसरा तब जानेंगे अब चौथा। तो पहला आपके पास राजेंद्र प्रसाद थे, पहला राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, पहला राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। तीसरा जाकिर हुसैन। चौथा बीवी गिरी है ना, बीवी गिरी। तो चौथा ही पूछ रहा है ना, चौथा पूछ रहा है तो हो जाएगा बीवी गिरी। पहला कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, फिर तीसरा जाकिर हुसैन, फिर चौथा बीवी गिरी, फिर पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, फिर सातवां ज्ञानी जैल सिंह, ठीक ना। ऐसे ही करके आप आगे याद कर सकते हैं, सबकी आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। आइए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहते हैं? 5 वर्ष तक रहते हैं अपने पद पर। सही है? बिल्कुल सही है सर। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, ये जरा जान लीजिए। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना, यह अनुच्छेद 56 में है। कितने में है? 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, 5 वर्ष तक तो वो रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचित आयोग की तिथि से, है ना। तो जब वह पद ग्रहण करता है उससे 5 साल तक वो रह सकता है राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, ठीक, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि इनका चुनाव का तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि इनका कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि इनके पुनर्निर्वाचन, मतलब कि पुनर्चुनाव हेतु योग्यता, है ना। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्चुनाव हेतु योग्यता। इतनी सारी बातें आपको राष्ट्रपति से याद रखनी चाहिए। आइए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री आपको बनना है तो आप कम से कम कितने साल के होंगे? तो कम से कम आप 25 साल के हों भैया, तब बनेंगे। अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप मत देना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं तो आप 18 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का जो योग्यता है प्रधानमंत्री बनने के लिए भी वही योग्यता है, 25 वर्ष। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए, अगर बढ़िया लगे ये वीडियो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अगर खराब लगे तो मत करिएगा शेयर, डिसलाइक करिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो मंत्रिमंडल का जो प्रयोग है वह अनुच्छेद 352 में है। 74 में आपको मंत्री परिषद का मिलेगा, है ना, कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
ठीक। 75 में यही बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, यह 75 में लिखा गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को दर्शाता है और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में आपको बताता है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना सर? बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। आइए आगे, अगला सवाल। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है, लेकिन ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है वह शून्यकाल में होता है। शून्यकाल भारत की ही दिन है और शून्यकाल जो है 1962 से प्रचलन में है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयुक्त जो हेड होते हैं, चीफ है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उनकी नियुक्ति जो पदावधि है वो कितनी है? क्या 5 वर्ष है? नहीं सर, 5 वर्ष नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहते हैं क्या? राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। हाँ ये वाला है सर, ये सही है। अगला देखते हैं, 5 वर्ष या 65, तो ये नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। एक और पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान है किसके बराबर है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, उनको जैसे हटाया जाता है वैसे ही उनको हटाता कैसे है भैया? तो उनको हटाता है संसद के 2/3 बहुमत से उनको हटाया जाता है ना। तो इनको भी हटाने के लिए यही प्रावधान। अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है तब तो ये अपने से हट जाएंगे, लेकिन अगर उनको हटाना है कुव्यवहार या अक्षमता के आधार पर, है ना, कुव्यवहार या अक्षमता के आधार पर, तब ये 2/3 वाला प्रोसेस उन पर लागू होता है। आइए, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, मैं बता चुका हूं कि 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, है ना, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, बता दिया। चलिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका निहित होगी, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव का तरीका, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा चुनाव के लिए, 58 में योग्यता, है ना, सब कुछ बता दिया हूं। 59 में उनके कार्यालय की दशाएं, 60 में शपथ, 61 में आपका महाभियोग, है ना, 62 में पद खाली होने के बाद कितने दिन के भीतर चुनाव होगा, 65 में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होगा, 70 में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होंगे, अनुच्छेद 71 में इनके चुनाव से विवाद जो उत्पन्न होता है उसका निपटारा, अनुच्छेद 72 में इनको क्षमादान की शक्ति। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मैं बोला था ना कि एकदम हूबहू ये लाइन उठा करके आपसे पूछ देता है। आइए, आखिरी सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता का उल्लेख है? समता कितने प्रकार की? अगर आपने हमारा पॉलिटी का वीडियो देखा है प्रस्तावना वाला, तो वहां जाकर के इसको पढ़िए, एकदम आसानी से आ जाएगा। 2 प्रकार, अवसर और प्रतिष्ठा। जी हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता आपको मिलती है। 2 क्षमता मिलता है आपको, अवसर की क्षमता और प्रतिष्ठा का क्षमता। ये 2 प्रकार का क्षमता आपको मिलता है, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, वीडियो समाप्त हुआ है ना। 25 क्वेश्चन थे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, दोनों में आपका काम आने वाला है। इतनी जबरदस्त तरीके से बताया हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर आप लोग प्यार बनाए रहेंगे तो पॉलिटी का पूरा एकदम निचोड़ आपको उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। आपसे भारी अमाउंट लिया जाता है यही पढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन मैं आपको निःशुल्क सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। नमस्कार।